देश में तमाम ओपिनियन पोल आ रहे हैं। उन ओपिनियन पोल के अनुसार कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है। हर्ष यादव की सबसे बड़ी ताकत है कि भारतीय जनता पार्टी सदन में जाके चीख कर कहती है कि हम महिलाओं का आरक्षण लाएंगे, हम महिलाओं के हित के बारे में बात करेंगे। जातियों के संदर्भ में चुनाव लड़ते हैं, वो सोचते हैं कि हम एक वर्ग के नेता हैं और उस वर्ग से हमें वोट मिल जाएगा। तो ये मजबूत कार्यकर्ता होता है तो फिर ऐसी सरकारों को पटकना या उनको हराना थोड़ी चुनौती। सागर में भाजपा और कांग्रेस ने दोनों जो है जैन प्रत्याशियों को प्रत्याशी बनाए हैं, तो ये क्या देखते हैं? मैनेजमेंट और ये सुमित जैन पे आरोप भी लगते रहे कि वो शैलेंद्र जैन का अंदर खाने में काम करते रहे और वो जिताते भी रहे। कैम्पेन्सी एक विधायक के खिलाफ होनी चाहिए, वो वहाँ दिख नहीं रही। हर्ष यादव की सबसे दिलचस्प होगा कि प्रहलाद पटेल की भूमिका क्या रहती है। प्रहलाद का नारा चला तो फिर जो है कुछ नया भी यहाँ देखने को मिल सकता है। मध्य प्रदेश में चुनाव की तारीखों के साथ ही जो है भाजपा और कांग्रेस ने अपने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। आज हम मौजूद हैं सागर में और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सागर के वरिष्ठ पत्रकार और सागर एक्सप्रेस न्यूज चैनल की चैनल हेड जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, हमारे बड़े भाई ब्रह्मदत्त दुबे जी। हम उनसे जानेंगे कि सागर जिले में क्या राजनीतिक समीकरण है और वो क्या देखते हैं। भाई साहब, सागर 24 न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल, आपका स्वागत है। भाई साहब, जो है आपने जो है सागर जिले की पूरी विधानसभाओं में गए हैं, क्या जो है चुनावी समीकरण देखते हैं आप? मध्य प्रदेश में तमाम ओपिनियन पोल आ रहे हैं। उन ओपिनियन पोल के अनुसार कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत विशाल है और ये कार्यकर्ता बेस पार्टी है और कई प्रकार के इसमें जो है प्रकोष्ठ हैं, कई प्रकार के कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करने के संसाधन हैं। सरकारें बहुत वक्त तक रही हैं, इसलिए कार्यकर्ता यहाँ का मजबूत हुआ है और जब मजबूत कार्यकर्ता होता है तो फिर ऐसी सरकारों को पटकना या उनको हराना थोड़ी चुनौती होती है। आप सागर ज़िले की अगर बात कर रहे हैं तो सागर ज़िले में 8 विधानसभा क्षेत्र हैं। 8 विधानसभा क्षेत्र में अगर वर्गवार स्थिति की जाति वर्ग स्थिति देखी जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने 2 ब्राह्मण चेहरे उतारे हैं, 2 ठाकुर चेहरे भी हैं, एक जो है जैन चेहरा भी है और एक अनुसूचित जाति से प्रदीप लारिया नरियावली से लड़ रहे हैं चुनाव। लोधी समाज यहाँ बाहुल्य में है तो वीरेंद्र लोधी को बंडा से दिया है और संबता बीना से महेश राय चुनाव लड़ेंगे। इस बात पर भी मोहर लग रही। अगर कांग्रेस की स्थिति देखी जाए तो कांग्रेस ने एक यादव चेहरा जो है उतारा है हर्ष यादव के तौर पे। बाकी कांग्रेस ने 4 महिलाओं को टिकट देकर उस बात को इंगित किया है कि भारतीय जनता पार्टी सदन में जाके चीख कर कहती है कि हम महिलाओं का आरक्षण लाएंगे, हम महिलाओं के हित के बारे में बात करेंगे। लेकिन कांग्रेस ने 4 महिलाओं को मैदान में उतार कर ये जता दिया कि अब जो है हम महिलाओं के प्रति आरक्षण बिल लागू हो या ना हो, हम लेकिन महिलाओं को पहले से आरक्षण दे रहे हैं। जिस तरह जो है सागर जिले की बंडा विधानसभा की बात हो चाहे नरियावली की बात हो, जो विरोध के स्वर उठ रहे हैं, तो ये कितने जो है नुकसानदायक होंगे पार्टियों के लिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो प्रत्याशी जातियों के संदर्भ में चुनाव लड़ते हैं वो सोचते हैं कि हम एक वर्ग के नेता हैं और उस वर्ग से हमें वोट मिल जाएगा। तो ये इसका उदाहरण हम आपको बता देते हैं कि उमा भारती ने जब भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर एक विलग पार्टी बनाई थी तो इतनी बड़ी लीडरान जो कभी विद्यावती चतुर्वेदी को चुनाव हराती हैं, कभी सत्य चतुर्वेदी को चुनाव हराती हैं, कभी झांसी में जाके चुनाव हराती हैं, कई जगह से सांसद भी नहीं, मंत्री भी नहीं, लेकिन जब उन्होंने अलग पार्टी बनाई तो उन्हें टीकमगढ़ से चुनाव हारना पड़ा और वो चुनाव हार गई थी। उसकी वजह ये है कि आप निर्दलीय के तौर पे तमाम मैदान में कूद जाओ, लेकिन जो राष्ट्रीयकृत पार्टियाँ होती हैं उनका अपना वोट बैंक होता है, उनके अपने आधार होते हैं, उनके विकास करने की स्टाइल होती है और जनता ये जानती है कि जो सरकारों में आएगा वो ही हमारा एक सुनिश्चित विकास करवाएगा, वो व्यक्तिगत लाभ भी दिलवा सकता है। ये तमाम चीज़ें जनता जानती है, इसलिए निर्दलीय अन्य दल को उतना प्रतिशत वोट मिलना जो है
ठीक नहीं है। मध्य प्रदेश में अभी वो हालात नहीं है। यूपी बिहार में जातिगत राजनीति चलती है, लेकिन मध्य प्रदेश में भी जातिगत राजनीति है, लेकिन ऐन वक्त पे जो है यहाँ मुकाबला कांग्रेस और भाजपा में होता है। सागर जो है, सागर में भाजपा और कांग्रेस ने दोनों जो है जैन प्रत्याशियों को प्रत्याशी बनाए हैं, तो ये क्या देखते हैं आप इसमें? देखो, जैन का जो तिलिस्म है वो उसको समझने की कोशिश कीजिए। मैं बार बार कहता हूँ कि ये जैन का उतना संख्या बल नहीं है, लेकिन चूंकि व्यापारी वर्ग है, इस कारण उनके जो है उनके दायरे में कई वोटर्स रहते हैं, इसलिए उनका सागर क्षेत्र में दबदबा कायम है। अगर हम जैन समुदाय की बात करें तो यहाँ ब्राह्मण वोट बाहुल्य में है, पटेल वोट भी बहुत अच्छा है, SC वोट भी अच्छा है। जैन तिलिस्म को अगर हम समझने की कोशिश करें तो यहाँ हरनाम सिंह राठौर जैसे कद्दावर नेता, यही उनकी कर्म भूमि रही, लेकिन वो बंडा चुनाव लड़ने गए। भूपेंद्र सिंह जैसे लीडरान, यही उनकी कर्म भूमि रही सागर, लेकिन सुर्खी चुनाव लड़ने गए। क्यों? क्योंकि जैन वोट का यहाँ बड़ा जलजला रहा। गोविंद सिंह राजपूत हों, पारुल साहू हों, इन सब की राजनीति की पृष्ठभूमि जो है वो सागर ही है, लेकिन बाहर चुनाव लड़ने गए। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो यहाँ ब्राह्मण वर्ग बहुत तादाद में और जैन से ज़्यादा है, लेकिन यहाँ ब्राह्मण चुनाव नहीं जीत पा रहा। कई वर्ष हुए। 1977 में जब लहर थी जनता दल की, उस वक्त जो है यहाँ से श्रीवास्तव जी जो कुलपति रहे वो चुनाव जीत गए थे और जनता दल के चुनाव हार गए थे। वो जनता दल से जो लड़ रहे थे वो ब्राह्मण चेहरे थे। यानी यहाँ आप देखें तो यहाँ ब्राह्मणों का वो उतना जो है एक नहीं है। यहाँ ब्राह्मणों की तादाद भले ज़्यादा है, लेकिन ब्राह्मण को वोट नहीं करता। हाँ, महापौर के इलेक्शन में ज़रूर 95% दैनिक भास्कर के आंकड़े के अनुसार उसने वोट की थी, लेकिन सागर सीट में जैन वर्सेस जैन लड़ाकर कांग्रेस ने ये तय कर दिया कि अगर जैन ही यहाँ चुनाव जीतता है और तो हम भी जो है एक ऐसे सशक्त प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतार रहे हैं जो पूरा मैनेजमेंट, और ये सुनील जैन पे आरोप भी लगते रहे कि वो शैलेंद्र जैन का अंदर खाने में काम करते रहे और वो जिताते भी रहे। आज खुद वो मैदान में है, तो ये तय हो जाएगा कि सुनील जैन भारी है, शैलेंद्र जैन भारी है। बहरहाल सागर की जनता इस बात को बहुत बखूबी जान रही है कि यहाँ अगर जैन का नारा चला तो फिर जो है कुछ नया भी यहाँ देखने को मिल सकता है। यहाँ अगर कोई सशक्त बहुत बड़ा मैनेजमेंट, और ये सुनील जैन पे आरोप भी लगते रहे कि वो शैलेंद्र जैन का अंदर खाने में काम करते रहे और वो जिताते भी रहे। आज खुद वो मैदान में है, तो ये तय हो जाएगा कि सुनील जैन भारी है, शैलेंद्र जैन भारी है। बहरहाल सागर की जनता इस बात को बहुत बखूबी जान रही है कि यहाँ अगर जैन का नारा चला तो फिर जो है कुछ नया भी यहाँ देखने को मिल सकता है। यहाँ अगर कोई सशक्त बहुत बेहतरीन उम्मीदवार अन्य दल से आया तो चुनाव परिणाम बेहद रोचक होने वाले हैं। सुर्खी विधानसभा से आप खुद आते हैं। सुर्खी विधानसभा में जो भाजपा से कांग्रेस में गए नीरज शर्मा को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है, तो क्या आप देख रहे हैं कि वो कितने मजबूत प्रत्याशी हैं गोविंद सिंह के सामने? गोविंद सिंह राजपूत मंत्री हैं और उनका विकास का आधार है कि वो उन्होंने विकास करवाया है सुर्खी में। और नीरज शर्मा जो है भी भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में आए हैं। तो यहाँ समझने की चीज़ है कि राजकुमार धनोरा जो है वो दांगी समाज से आते हैं, वो अभी जेल में है। और लोग ये सोच रहे हैं कि दांगी समाज जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा कांग्रेस में। ये लोग ये भी सोच रहे हैं कि पटेल वोट नाराज़ है गोविंद सिंह राजपूत से। तो ये कोई मतलब गोविंद सिंह राजपूत के लिए बड़ी नुकसानी इसलिए है कि वो अगर पटेल वोट या दांगी वोट ट्रांसफ़र होता है तो फिर वो वहाँ से दिक्कत में आ जाए। लेकिन चुनाव हम आपको बता दें कि सुर्खी विधानसभा का चुनाव इस लिहाज से, इस नतीजे इस लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि नीरज शर्मा या अन्य कोई जब तक विकास का मॉडल नहीं रखेंगे, विकास की बात नहीं करेंगे,
तब तक कांग्रेस मंत्रियों को चुनाव नहीं हरा सकती। आप ये कहो कि हमें साहब जेल में डाल दिया, हमारे ऊपर मुकदमे कर दिए, कांग्रेसियों को प्रताड़ित कर दिया, कांग्रेसियों को फांसी पर लटका दिया, कांग्रेसियों को ये कर दिया, उससे जनता को कोई मतलब नहीं है। आप तो जनता की बात करो कि साहब जनता पे जुल्म हुए हैं तो फिर मंत्री पे आरोप। आपको अगर चुनाव जीतना है तो ये जोर जुल्म की राजनीति के अलावा आप ये बात करो कि उनने 3 सड़क बनाई, हम 6 बनाएंगे, उनने नल की व्यवस्था इस गांव में नहीं की, हम पूरे क्षेत्र में करेंगे। तो आपको विकास की बात करनी पड़ेगी, जनता की बात करनी पड़ेगी। अपनी बात कहकर आप जो है चुनाव नहीं जीत सकते। तो सुर्खी का चुनाव भी बेहद रोचक है। हालांकि मंत्री के पास बेहतर टीम है और कांग्रेस के पास उतनी बेहतर टीम नहीं है, और संख्या बल, बाहुबल, अर्थबल सारी चीज़ें चुनाव कराती हैं। और अगर कांग्रेस ने अर्थबल, संख्या बल, बाहुबल से चुनाव लड़ा तो ये चुनाव भी बेहद रोचक होगा। यहाँ जो स्थिति है, ऐसे ये स्थिति जो है देवरी में भी देखने को मिली है। 2 बार के हारे हुए प्रत्याशी ब्रज बिहारी पटेल जो कि कांग्रेस के ही थे, उन्हें भाजपा ने प्रत्याशी बनाया, और 2 बार के जो सिटिंग विधायक हर्ष यादव को वो लगातार तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या देखते हैं आप, कितने मजबूत प्रत्याशी हैं ब्रज बिहारी पटेल? बहुत अरसे से मुझे देवरी में आहट सुनाई देती है कि अगड़ा और पिछड़ा की वहाँ लड़ाई है। पिछली दफ़ा के अगर आंकड़े देखें तो देवरी विधानसभा में हर्ष यादव 4000 वोटों से तकरीबन जीते थे। उस टाइम पे तेजी सिंह राजपूत जो अब इस ज़माने में नहीं है, उनने बहुत बेहतर चुनाव लड़ा था। और पहली बार देवरी जो गढ़ है कांग्रेस का, पहली बार भारतीय जनता पार्टी के लिए मूव हुआ था। लेकिन देवरी के बारे में अब ये कहा जा रहा है कि पंडित ब्रज बिहारी पटेरिया को चुनाव मैदान में उतार दिया। पंडित ब्रज बिहारी पटेरिया जो है मतलब मालिक रहे, वहाँ के मालिकाना अंदाज रहा है। घर में भी डिस्प्यूट है, घर के लोग भी नाराज़ हैं, बूढ़े हो चले हैं, बुज़ुर्ग हो चले हैं, इसलिए हड्डियों में वो ताकत नहीं रही, दमखम नहीं रही। ब्रज बिहारी पटेरिया की आज से 10-15 साल पहले टीम हुआ करती थी, वही भी टीम शायद अब दिख नहीं रही है। बहुत सारे लोग यहाँ वहाँ हो गए हैं, बहुत सारे लोग बाहर भी चले गए हैं, कुछ लोग इस दुनिया से भी नहीं रहे। तो जो पंडित ब्रज बिहारी की जो ताकत थी उनकी टीम, वो इर्द गिर्द हो गई। जहाँ तक हर्ष यादव का सवाल है तो हर्ष यादव का एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, ज़्यादा है, कुछ क्षेत्रों में होगी, स्वाभाविक है। अगर विधायक हैं तो कुछ नाराज़गी भी होती, लेकिन जितनी तादाद में एंटी इनकम्बेंसी एक विधायक के खिलाफ होनी चाहिए वो वहाँ दिख नहीं रही। हर्ष यादव की सबसे बड़ी ताकत है कि अगर आदिवासी गोंडवाना गणतंत्र या जैस नहीं लड़ते हैं तो बहुत बड़ा जो आदिवासी 45,000 वोट है, जो कोल खंड कहलाता है, वो कांग्रेस को ट्रांसफ़र जा सकता है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने या आदिवासी वोट रोक लिया या अपनी तरफ मूव कर लिया तो फिर हर्ष यादव मुश्किलों में आएंगे। दूसरा सबसे बड़ा वोट बैंक है लोधी समाज का, ब्राह्मण भी अच्छी तादाद में। लोधियों के बारे में कहा जाता है कि गोलझामल जो इलाका है वो उनमें बाहुल्य है। इसमें अब देखना होगा, दिलचस्प होगा कि प्रहलाद पटेल की भूमिका क्या रहती है। प्रहलाद पटेल अगर ताकत से पंडित ब्रज बिहारी पटेरिया का साथ देते हैं तो लोधी वोट जो है वो फिर भाजपा को मिल सकती है। हालांकि कांग्रेस ने लोधी चेहरा बहुत कम उतारे हैं, इस लिहाज से लोधी वोट का जो अट्रैक्शन है वो भाजपा की तरफ है और उनका वो ट्रेडिशनल वोट रहा है, परंपरागत वोट रहा है। तो मैं समझता हूँ ये भी चुनाव रोचक होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल पंडित ब्रज बिहारी पर हर्ष यादव जरूर भारी पड़ रहे हैं। अगर रहली की बात करें तो जो है रहली में 8 बार के विधायक गोपाल भार्गव हैं और एक जो है जिला पंचायत सदस्य जो है ज्योति पटेल हैं सामने, तो वो क्या टिक पाएंगी गोपाल भार्गव के सामने? गोपाल भार्गव जो है एक विधायक के खिलाफ होनी चाहिए, वो वहाँ दिख नहीं रही। हर्ष यादव की सबसे बड़ी ताकत है कि अगर आदिवासी गोंडवाना गणतंत्र या जैस नहीं लड़ते हैं तो बहुत बड़ा जो आदिवासी 45,000 वोट है, जो कोल खंड कहलाता है, वो कांग्रेस को ट्रांसफ़र जा सकता है। अगर
भारतीय जनता पार्टी ने या आदिवासी वोट रोक लिया या अपनी तरफ मूव कर लिया तो फिर हर्ष यादव मुश्किलों में आएंगे। दूसरा सबसे बड़ा वोट बैंक है लोधी समाज का, ब्राह्मण भी अच्छी तादाद में। लोधियों के बारे में कहा जाता है कि गौलझामल जो इलाका है वो उनमें बाहुल्य है। इसमें अब देखना होगा, दिलचस्प होगा कि प्रहलाद पटेल की भूमिका क्या रहती है। प्रहलाद पटेल अगर ताकत से पंडित ब्रज बिहारी पटेरिया का साथ देते हैं तो लोधी वोट जो है वो फिर भाजपा को मिल सकती है। हालांकि कांग्रेस ने लोधी चेहरा बहुत कम उतारे हैं, इस लिहाज से लोधी वोट का जो अट्रैक्शन है वो भाजपा की तरफ है और उनका वो ट्रेडिशनल वोट रहा है, परंपरागत वोट रहा है। तो मैं समझता हूँ ये भी चुनाव रोचक होगा, लेकिन अभी फिलहाल पंडित ब्रज बिहारी पर हर्ष यादव जरूर भारी पड़ रहे हैं। अगर रहली की बात करें तो जो है रहली में 8 बार के विधायक गोपाल भार्गव हैं और एक जो है जिला पंचायत सदस्य जो है ज्योति पटेल हैं सामने, तो वो क्या टिक पाएंगी गोपाल भार्गव के सामने? गोपाल भार्गव जो है एक मजेहुगी नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष भी रहे, मंत्री भी रहे। मैं समझता हूँ कि आदत सियासत की आदत समझें आप कि सियासत में आदतें जो हैं, एक मंत्री की आदत शायद क्षेत्रवासियों को लग गई। अब आप एक अंदाज देखें कि आप बेंगलुरु में हो, दिल्ली में हो या मुंबई में हो या कोलकाता में हो या कहीं और भी हो, अगर आप वहाँ मुसीबत में फंस जाएं तो उस क्षेत्र के लोगों को ये विश्वास है कि हम एक टेलीफोन लगाएंगे गोपाल भार्गव को, हमारा जो काम हो जाएगा, हमारी मुसीबत का निवारण हो जाएगा। तो ये जो आदत है, ये आदत लोगों को लग गई और ये आदत शायद कहीं हद तक गोपाल भार्गव को चुनाव जिताने का में मदद करती है। मैं समझता हूँ कि जनता के बीच में जो जितना रहेगा वो उतना जो है जनता को समझ पाएगा और रहली की जनता को समझने वाला गोपाल भार्गव से अच्छा कोई नहीं। और जातिगत अगर आधार संदर्भ की बात करें तो कुर्मी बाहुल्य वोट से ज्योति पटेल हैं, कुर्मी बाहुल्य इलाका है, लेकिन बावजूद उसके संख्या बल के खिलाफ, जहाँ संख्या बल होता है उसके खिलाफ छोटा छोटा वोट बैंक पनपता है और उनके खिलाफ लामबंदी करता है। तो कुर्मी वोट अगर एक तरफ जाता है तो ऐसा नहीं, चौरसिया भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, ठाकुर भी हैं, सोनी भी हैं, प्रजापति भी हैं, रेखवाल भी हैं, अहिरवाल भी हैं, ये तमाम समाज हैं, इनकी कोई चर्चा नहीं करता। तो यही छोटा छोटा वोट तकरीबन 75% है और वो मदद करता रहता है गोपाल भार्गव चुनाव जीतते। अगर खुराई की बात करें तो खुराई में जो है और भी मजबूत प्रत्याशी थे, अरुणोदय चौबे थे और एक वो बुंदेला जी हैं, वो भी आए थे। तो उनके अलावा जो है रक्षा राजपूत को क्यों प्रत्याशी बनाया, कितनी मजबूत है ये? अरुणोदय चौबे बहुत हद तक जो है चुनाव लड़ने से मना करते रहे। कमलनाथ जी ने खूब दबाव दिया लेकिन उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। उसकी वजह उनकी पारिवारिक है। पारिवारिक लोग कहते रहे कि आपको अब राजनीति नहीं करनी है। हालांकि वो कांग्रेस की सदस्यता ले चुके हैं। अगर उनको टिकट मिलता तो वाकई भूपेंद्र सिंह को बड़ी चुनौती होती। लेकिन अगर हम एक स्थल से बात करें कि भूपेंद्र जी के खिलाफ गुड्डू राजा जो बुंदेला हैं, जो चंद्रभूषण सिंह बुंदेला हैं जो ललितपुर के हैं, वो भौकाल प्रस्तुत करते, भौकाल बनाते। यहाँ भौकाल से खुराई नहीं जीता जा सकता। खुराई जीतता है प्रेम मोहब्बत से। और मैं समझता हूँ कि अरुणोदय चौबे को खुराई की जनता आज भी पसंद करती, मोहब्बत करती उनसे। लेकिन जिस अंदाज में अगर व्यक्ति की तुलना की जाए कि व्यक्ति को खुराई की भूपेंद्र जी अरुणोदय में से तुलना की जाए कि कौन को खुराई की जनता पसंद करती व्यक्तिगत तौर पे, तो अरुणोदय चौबे का पलड़ा भारी रहेगा। भूपेंद्र जी के साथ क्या है, उन्होंने एक जो उनके दिमाग में था सारा खाका खुराई में उतार दिया। खुराई में बेहतर कॉलेज हो गए, कृषि महाविद्यालय हो गया, बेहतरीन हॉस्पिटल हो गई, अच्छी सड़क हो गई, पार्क हो गया, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी बहुत ज़बरदस्त होते हैं। मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री आवास उस विधानसभा से ज़्यादा कहीं होंगे नहीं। तो हर घर तक भूपेंद्र जी पहुँचे हैं और अपने विकास के मॉडल से पहुँचे हैं।
तो इस लिहाज से भूपेंद्र सिंह जो है बहुत बेहतर प्रत्याशी हैं और जो अच्छी, इस बार शायद अच्छी लीड भी मिले उनको। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो जीते हैं, हाल है वो तो चूँकि चुनाव के परिणाम बताएंगे। लेकिन रक्षा राजपूत मालथौन से हैं और कांग्रेस के पास कोई कैंडिडेट नहीं था, लेकिन सियासत का अंदाज कहता है चुनाव को जिसने कमजोरी से लिया है उसकी शिकस्त हुई है। जब इंदिरा गांधी चुनाव हार जाती हैं, अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव हार जाते हैं, और जब जो है क्या नाम से ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसी शख्सियतें चुनाव हार जाएं, तो चुनाव को चुनाव की तरह रहना चाहिए। रक्षा राजपूत को भी कमज़ोर नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि वो भी एक प्रत्याशी है और कांग्रेस इस देश की बहुत पुरानी पार्टी है, उसका भी बहुत ट्रेडिशनल वोट है। ऐसा नहीं है कि रक्षा राजपूत कमज़ोर हैं। और भूपेंद्र जी सियासत हुक्मरानी है, अच्छी सियासत गर्दी करते हैं, और भूपेंद्र जी जो है समझते हैं कि चुनाव को चुनाव के हिसाब से वो लड़ेंगे, और कांग्रेस अगर दम लगाएगी तो ये चुनाव भी रोचक होगा। जो इसके बाद जो है सागर जिले में टिकट जारी होने के बाद जो है जो बगावत के सुर आए हैं, चाहे अपन नरियावली की बात करें, बंडा की बात करें, और कुछ प्रत्याशी जो है उन्होंने अन्य दल भी ज्वाइन किया है, तो ये कितने जो है नुकसान पहुंचाएंगे? मैं फिर कहता हूँ कि किसी का कोई वोट अब नहीं होता, पार्टियों के अपने अपने वोट होते हैं। आम आदमी पार्टी का अभी यहाँ पैर नहीं जमे। सुधीर यादव की अगर हम बात करें, जो बागी हो गए, मुकेश जैन हो गए, और अभी बीच में ही देवेंद्र तोमर साहब, शारदा खटीक जी भी नाराज़ थी, हालांकि उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी। ये इस तरह से छुटपुट रणजोत सिंह बुंदेला ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया। तो ये लोग बंडा में समीकरण बिगाड़ेंगे, क्योंकि इनकी व्यक्तिगत वोट होगी तो वो तो समीकरण किसी का भी बिगाड़ सकते हैं। लेकिन अब जनता को निर्णय करना है। हालांकि बंडा में बहुत रोचक चुनाव होने वाला है, और बसपा से रणजोत सिंह बुंदेला चुनाव लड़ रहे हैं। अगर वो एससी वोट लेते हैं, ट्रेडिशनल जो बसपा की वोट है, परंपरागत एससी वोट, अगर वो उन्हें मिलती है तो इससे नुकसानी तलवर सिंह लोधी को हो सकती है। बीरेन सिंह लोधी के बारे में कहा जा सकता है कि वो उनके पास जो है सिस्टम नहीं है, भाजपा का जो सिस्टम होना चाहिए वो उनके पास है नहीं, और अनुभवहीन वो जो है प्रत्याशी हैं, और उसका फ़ायदा जो है सुधीर यादव जैसे लोग उठा सकते हैं, क्योंकि सुधीर यादव को भी जनता पसंद कर रही है। हालांकि चुनाव बहुत रोचक होगा, और नरियावली में और जो जहाँ जहाँ बगावत हुई है उनको दबाने का, उनको मनाने का सिलसिला जारी है। कौन किसे मनाता है, कौन नहीं मानता, कौन मान जाता है। भाजपा के कई जो है लोग जो है नहीं माने और बागी हो गए, उससे नुकसान तो भाजपा को होगा, और कांग्रेस को भी कहीं कहीं नुकसान है। फिलहाल मध्य प्रदेश के सागर जो है भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, लेकिन कांग्रेस यहाँ बहुत उम्दा तरीके से चुनाव लड़ रही है। 4 महिलाओं को टिकट देकर कांग्रेस ने जता दिया कि हम महिलाओं के सहारे, लाडली बहनों के सहारे जो है भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देंगे। तो सागर जिले में क्या स्थिति रहेगी, कितने भाजपा के पास और कितनी कांग्रेस के पास सीटें आएंगी, अभी वर्तमान स्थिति के हिसाब से बात करें तो? देखो, सीट में हमने कहा कि कहीं कोई चुनाव होते हैं, और ये अपन ओपिनियन पोल इस तरह से तो बात नहीं करते। हमने तो आपके सामने पूरी स्थिति रखी है, कौन जीतेगा कौन हारेगा। मैं तो ये कहता हूँ कि दोनों दल मेहनत करते हैं, दोनों दलों के प्रत्याशियों की इज्जत दाव पे रहती है, दोनों दलों के प्रत्याशियों की मेहनत दाव पे रहती है। पूरा परिवार दिन रात जो है क्षेत्र में घूमता है, इसलिए किसी की जीत किसी की हार से उनके मनोबल को नहीं तोड़ना चाहिए। ऊपर वाला और जनता इस वक्त भगवान है, और जनता जिस पर आशीर्वाद कह देगी रंग से वो राजा बन जाएगा, और जिसको जनता नकार देगी वो रंग से राजा से रंग बन जाएगा। यही सियासत और लोकतंत्र के फलसफे। इसके अलावा जो है अगर प्रदेश की बात करें तो प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 18 साल से काबिज हैं, और जो है केंद्रीय नेतृत्व ने जो है कई बड़े बड़े नेताओं को जो है चुनाव मैदान में उतारा है, तो क्या देखते हैं आप? जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं वो
नरेंद्र सिंह तोमर की अगर व्यक्तिगत तुलना की जाए तो उनसे लोकप्रिय हैं, कैलाश विजयवर्गीय से ज़्यादा लोकप्रिय हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया से ज़्यादा लोकप्रिय हैं। हालांकि मैं समझता हूं कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी और अमित शाह अपने स्टाइल में भारतीय जनता पार्टी को चला रहे हैं। अब वो भाजपा वैसी नहीं रही जैसी हुआ करती थी। इन दोनों नेताओं के अलावा ना आगे कोई है ना पीछे कोई है, सब कुछ वो है। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान जैसे मजे हुए सियासत हुक्मरान को, बेहतर नेता को पीछे धकेल देना, उसकी 3 वजह सामने हैं। कि कहा जा रहा था, जनता के हवाले से खबर थी कि अगर मामा को प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री करोगे तो भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी, तो भाजपा ने उनको पीछे किया। जैसे ही पीछे किया तो पता चला कि मामा के अलावा कोई है नहीं। तो मामा अच्छे भी हैं और मामा बुरे भी हैं। तो मामा के साथ दोनों चीज़ें केंद्रीय नेताओं को इस वजह से उतारा है कि ताकि चंबल में माहौल बने, महाकौशल में माहौल बने, मालवा में माहौल बने। कुल लिहाज से केंद्रीय नेताओं को उतारना इस बात का प्रमाण पत्र है कि कांग्रेस थोड़ा सा भाजपा से ऊपर है, और चूँकि भाजपा सरकार में है इसलिए भाजपा इन नेताओं के सहारे माहौल बनाना चाहती है। अब माहौल बना है नहीं बना है ये तो 9 दुर्गा के बाद पता चलेगा। चुनाव बेहद सवाब पे है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान के जो समर्थित विधायक हैं वो कहीं ना कहीं उनके चेहरे को लेकर संकट में हैं कि ये सीएम बनेंगे कि नहीं बनेंगे। देखो, मैं समझता हूँ कि जब उमा भारती दिल्ली से चली, जब शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनना था तो उमा भारती के साथ कई विधायक थे और बड़े बड़े विधायक थे। लेकिन जब पार्टी ने ये कहा कि हमारे नेता शिवराज सिंह चौहान होंगे तो उमा भारती के पास मात्र एक विधायक बचा था। सारे लोग इस पाले में आ गए। ये पावर ऑफ सिस्टम भारतीय जनता पार्टी में नहीं चलता। जो ऊपर से भेजा गया है सब उसी के समर्थक माने जाओगे। यही सिस्टम है भाजपा का। भाजपा में आप शिवराज सिंह के कितने आदमी, जिस सिंधिया के कितने आदमी, ये नहीं चलेगा। जो मोदी और शाह ने कह दिया वही मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि अगर शिवराज सिंह चौहान बेहतर कैंपेनिंग करते हैं और उनके आधार पर अगर चुनाव जीतते हैं तो वो भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन आप पोस्टरों में देख रहे होंगे सिर्फ मोदी के मन में एमपी और एमपी के मन में मोदी। अब मोदी जो है हर चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा के भी लड़ेंगे, लोकसभा के भी लड़ेंगे। अब मोदी हैं, लेकिन मोदी जो 2014 में थे वो आज नहीं है। ये मोदी भी जानते हैं, जनता भी जानती है। भाई साहब, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार ब्रह्मदत्त द्विवेदी, जिनका साफ तौर पर कहना, जिनने सागर जिले के समीकरण भी बताए और प्रदेश के भी समीकरण बताए। हालांकि देखना यही होगा कि आगामी समय में क्या परिणाम आते हैं। परशुराम साहू, सागर 24 न्यूज़, सागर।